कर रही हूँ ना, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, एंटीबॉडीज जो है IgE इंटरेक्ट कर रही है FC एप्सिलॉन रिसेप्टर्स के साथ। ये रिसेप्टर्स किन सेल्स पे होते हैं, मास्ट सेल्स पे और बेसोफिल्स पे, ठीक है। जब इन रिसेप्टर्स के साथ एंटीबॉडीज इंटरेक्ट करेंगी तो होगा क्या, आपके ये जो ग्रैन्युलोसाइट्स हैं ये एक्टिवेट हो जाएंगे। ग्रैन्युलोसाइट्स एक्टिवेट होंगे तो मतलब क्या होगा कि एक्टिवेशन के बाद एक डिफरेंट तरह के केमिकल्स जो है वो एक पाथवे जनरेट होता है, जिसके बाद ये ग्रैन्युलोसाइट्स अपने ग्रैन्यूल्स रिलीज करते हैं, ठीक है। अपने जो नियर बाय आपकी जो ब्लड वेसल्स आती हैं और जो टिश्यूज होंगे उस एरिया में, वहां पे ये ग्रैन्यूल्स रिलीज होंगे। बेसिकली इस प्रोसेस को डीग्रैन्युलेशन कहा जाता है, ठीक है। और ये जो ग्रैन्यूल्स रिलीज हो रहे हैं डीग्रैन्युलेशन में, इसका जो बेसिकली अक्सर जो सेल टू सेल ये ग्रैन्यूल्स की कॉम्पोजिशन वेरी करती है, पर मोस्टली जो इनका कॉम्पोनेंट होता है उसमें 3 तरह के मेडिएटर्स आते हैं, हिस्टामिन आता है, हेपेरिन आता है और प्रोटीएजेस आते हैं। ये मॉलिक्यूल्स और इसके अलावा आपके जो इम्यून सिस्टम के दूसरे जो, क्योंकि साइड बाय साइड चीजें एक्टिवेट हो रही है ना, खाली एक चीज को एक्टिवेट नहीं, तो आपके कुछ और मीडिएटर्स, आपके साइटोकाइंस भी बॉडी में रिलीज हो रहे होंगे। इसके साथ साथ इसमें ल्यूकोट्राइन्स आते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आते हैं, कीमोकाइंस आते हैं, साइटोकाइंस आते हैं। ये भी ऑटोमेटिकली इसके हिस्टामिन्स वगैरह रिलीज हो रहे हैं। इसके अलावा आपके जो ग्रैन्युलोसाइट्स एक्टिवेशन के बाद इन सारे केमिकल्स को भी सिंथेसाइज जो है वो सिंथेसाइज कर रहे हैं। एक तो ग्रैन्यूल्स रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, ग्रैन्यूल्स में हेपरिन और हिस्टामिन वगैरह, उसके अलावा डिफरेंट तरह के कीमोकाइंस और साइटोकाइंस भी रिलीज कर रहे हैं ये ग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये जो मीडिएटर्स रिलीज हो रहे हैं आपकी बॉडी में, हिस्टामिन वगैरह और ये जो साइटोकाइंस और कीमोकाइंस और डिफरेंट तरह के प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह, ये सारे जो मीडिएटर्स है बेसिकली आपकी बॉडी में, ये क्या करेंगे, सराउंडिंग टिश्यूज में और जो इम्यून सेल्स हैं वहां पे जाके इंटरेक्ट करेंगे और आपकी बॉडी एलर्जिक रिएक्शन जनरेट करती है, ठीक है। अभी को किस तरह होते हैं वो भी हम आगे जाके बात करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया FC रीजन के जो एप्सिलॉन या बेसिकली जो IgE एंटीबॉडीज के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स पे, वो 2 तरह के होते हैं। एक सेकंड FC एप्सिलॉन रिसेप्टर भी है, इसकी एफिनिटी IgE के लिए टाइप 1 से कम है, ठीक है। ये FC एप्सिलॉन R2 होता है। इसका मेन फंक्शन जो है वो बेसिकली IgE की प्रोडक्शन को रेगुलेट करना, मतलब इसका रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। इसका मेन हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन में इसका इन्वॉल्वमेंट इतनी डायरेक्ट नहीं है, ठीक है। अभी तक क्लियर है? यस मैम। अच्छा, अब जो मैं ये बात कर रही थी कि होता कैसे, अब ये फिगर अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, वो क्या रहा है आपकी बॉडी में, ये बी सेल है, ठीक है। ये ग्रीन वाला आपका नाइफ बी सेल है। अभी ये नाइफ कब है, जब तक किसी स्पेसिफिक एलर्जन के साथ बाइंड नहीं किया, ठीक है। वो अब कोई स्पेसिफिक एलर्जन आके उसके साथ, उसके रिसेप्टर्स के साथ इंटरलिंक कर रहा है, ठीक है, बाइंड कर रहा है वेरिएबल रीजन के साथ। होगा क्या उसके बाद, इसकी बाइंडिंग के बाद, क्योंकि एंटीबॉडी जो बी सेल और टी सेल रिस्पॉन्सेज साथ साथ चलते हैं, तो होगा क्या कि कुछ टी सेल्स भी एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे। TH2 टाइप एक्टिवेट होगी। जब T2 टाइप एक्टिवेट होगी तो वो डिफरेंट तरह के एक्स्ट्रा मीडिएटर्स रिलीज करती है, जो कि फर्दर ऑन क्लास स्विचिंग में इन्वॉल्व होते हैं। एलर्जन ने आके बाइंड किया, TH2 सेल्स जो है वो एक्टिवेट हुए। उसके बाद क्या होगा, वो T2 सेल्स जो है वो इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 13 रिलीज करेंगे, ठीक है। ये इंटरल्यूकिन्स बेसिकली क्या करते हैं, ये हेल्प आउट करते हैं जो बी सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स से उसकी क्लास स्विचिंग के, मतलब अगर डिफरेंट तरह के रिसेप्टर्स थे तो अब जो क्लोनल एक्सपेंशन हो रही है उसमें क्लास स्विचिंग हो जाए और जितनी भी IgM IgD टाइप के रिसेप्टर्स थे वो सारे कन्वर्ट हो जाए, उनकी हैवी क्लास स्विचिंग हो और सारी जो टाइप्स है रिसेप्टर्स की वो कन्वर्ट हो जाए IgE में, जो कि एलर्जिक रिस्पॉन्स में मेन जो है वो रिस्पॉन्सिबल एजेंट है, ठीक है। इसमें कुछ आपके पास मेमोरी सेल्स बन जाएंगे, ठीक है। मेमोरी सेल्स के ऊपर कौन से रिसेप्टर्स हैं, M जो है वो मेम्ब्रेन एसोसिएटेड IgE रिसेप्टर्स है, ठीक है। उसके अलावा फिर दूसरी ये आपके मेमोरी सेल्स बॉडी में सेव हो गए नेक्स्ट टाइम एक्सपोजर के लिए रिस्पॉन्ड करने के लिए। हैवी क्लास स्विचिंग हो रही है। दूसरी तरफ आपके क्या बन रहे हैं, मेमोरी सेल्स के साथ प्लाज्मा सेल्स बन रहे हैं। प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं, यानी जो आपके अटैच्ड रिसेप्टर्स है उनकी सॉल्युबल फॉर्म। प्लाज्मा सेल्स क्या करेंगे,
जो है वो एंटीबॉडीज सॉल्युबल फॉर्म में जनरेट करेंगे, कौन सी वाली, आईजीई वाली, ठीक है। आईजीई एंटीबॉडीज जो आपकी एलर्जन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज थी वो अब ब्लड में आ गई हैं, ठीक है, सीरम में आपकी आ गई हैं। अब वो क्या करेंगी, जाके बाइंड, आपके सीरम में सेल्स हैं, ठीक है, आपके ब्लड में सेल्स हैं, कौन से वाले, ये किसके लिए स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक ग्रैन्युलोसाइट्स के लिए स्पेसिफिक है, जिसमें यहाँ पे एग्जांपल आपको मास्ट सेल की दी हुई है। मैस्ट सेल के साथ ये अब आपको जो ब्लू वाले रीजन्स नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली आपको एफसी एप्सिलॉन रिसेप्टर्स हैं जो कि आईजीई के लिए। आईजीई एंटीबॉडीज इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेंगी, ठीक है, एलर्जन पर। अच्छा, ये सारी चीजों की बॉडी में जो है वो एलर्जन अब काफी क्वांटिटी में है। जब सेकेंड एक्सपोजर हो रहा है मैस्ट सेल्स का एलर्जन के साथ, तो अब ये जो एक्टिवेटेड या सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल है, सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल मतलब जिसके साथ आईजीई एंटीबॉडीज बाइंड की हुई है प्लस एलर्जन, होगा क्या, एक्टिवेशन हो रही है मास्ट सेल की, ठीक है। मास्ट सेल में डीग्रैन्युलेशन, यहाँ पे इंटरलिंकिंग होगी, ठीक है। ये अब आपको ये रिसेप्टर्स इंटरलिंक करते हुए नजर आ रहे हैं। जब ये इंटरलिंकिंग होती है तो उसके बाद जो है वो डीग्रैन्युलेशन होती है। एक सेकेंड, डीग्रैन्युलेशन होगी मतलब ग्रैन्यूल्स रिलीज होने शुरू होंगे सेल से, ठीक है। और इन ग्रैन्यूल्स की कॉम्पोजिशन क्या है, ये हिस्टामीन होते हैं, हैपेरिन या प्रोटीएजेस होंगे। और अल्टीमेटली ये क्या करेंगे, ये आपकी बॉडी के डिफरेंट सेल्स पे ये जो मीडिएटर्स हैं ये एक्ट करते हैं, जिसमें स्मूथ मसल्स पे ये अपना जो है वो एक्शन फॉर्म करेंगे। वेजो डायलेशन होती है, वेजो इसके अलावा मसल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, ठीक है। म्यूकस ग्लैंड्स पे ये एक्ट करते हैं। ब्लड प्लेट हैपरिन है तो वो जाके प्लेटलेट्स को कंट्रोल करेगी, ठीक है। उसके अलावा कुछ सेंसरी कुछ नर्व एंडिंग्स भी आपकी जो है वो इफेक्ट होती है, और इओसिनोफिल्स भी एक्टिवेट होते हैं। तो उसमें वेसोडाइलेशन वगैरह और ये जो बेसिकली मसल कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह होती हैं, ये डिफरेंट तरह के एलर्जिक रिएक्शंस में डिफरेंट तरह के रिस्पॉन्सेस को इनिशिएट करने में इन्वॉल्व होती हैं। मेरी बात अभी तक क्लियर है कि नहीं है, मैं रिपीट करूं? हाँ जी, बताएं मुझे, ये अभी तक जो मैंने मैम बताया। खुद से एक दफा फिर से पढ़ेंगे तो समझ आएगी, ऐसे नहीं आ रही। अच्छा, ये सही है, खुद से पढ़ेंगे तो समझ आएगी। मतलब मैं अभी जब आपसे पूछ रही हूँ कि अभी अभी तक अभी नहीं समझ में आई, तो खुद से पढ़ के कौन से वाली है। मैं पूछ रही हूँ कि अभी तक कुछ प्रॉब्लम है या कुछ यहाँ से कुछ अगर ऊपर से निकल के कोई पॉइंट है तो मैं बता देती हूँ दोबारा। जी मैम, ये है कि ज़हन में एक पिक्चर बनाने के लिए तो खुद बार बार इसको पढ़ना पड़ेगा ना। चलिए ठीक है जी, वो कर लीजिएगा। लेकिन बेसिकली ये सारे जो फिगर है ये आपको बता रही है कि एक नाइव या इनएक्टिवेटेड बी सेल जो है वो किस तरह से एक्टिवेट होगा टी सेल की हेल्प से। फिर क्लास स्विचिंग कैसे होगी, क्लास स्विचिंग के बाद फिर सेंसिटाइजेशन के जो है वो ग्रैन्युलोसाइट की कैसे होगी, और अल्टीमेटली डी ग्रैन्युलेशन होके सेल्स जो है वो बॉडी टिश्यूज और सेल्स पे इफेक्ट कैसे आएगा, ठीक है। जी मैम ग्रैन्युलोसाइट्स ठीक है। आपके पास जो ग्रैन्युलोसाइट्स आते हैं, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये सारे के सारे डिफरेंट तरह के हाइपर सेंसिटिविटी सिम्टम्स जो आपकी बॉडी में टाइप 1 के जनरेट होते हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। बेसिकली जो मास्ट सेल्स, अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें तो जो मास्ट सेल्स की डीग्रैन्युलेशन से या बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स की डीग्रैन्युलेशन से जो जो रिलीज होते हैं बेसिकली जब ये बाइंडिंग होती है, क्रॉस लिंकिंग होती है आईजीई की एफसी एप्सिलॉन टाइप 1 रिसेप्टर्स के साथ, तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो मेडिएटर्स आपके सेल्स रिलीज कर रहे होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स रिलीज कर रहे होते हैं, ये लोकल टिश्यूज पे जो आपकी बॉडी के टिश्यूज हैं ये उनके ऊपर इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके जब ये बॉडी टिश्यूज के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो सेकेंडरी इफेक्टिव फंक्शंस और इफेक्टिव सेल्स एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। जिसमें कुछ एडिशनल आपके इम्यून सिस्टम के सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, जैसे कि इओसिनोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स और प्लेटलेट्स। मतलब अब ये कर क्या रहे हैं मेडिएटर्स, अपने साथ साथ बाकी इम्यून सिस्टम के सेल्स को भी एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल इंडिविजुअल्स में जिनमें एलर्जिक रिएक्शंस नहीं होते और जो पैरासिटिक रिस्पांस है, अगर कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन हो जाए तो उस केस में ये नॉर्मल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, उसमें भी यही सारा प्रोसीजर होगा अगर कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है। लेकिन हम नॉर्मल इंडिविजुअल्स की बात करें तो पैरासिटिक इन्फेक्शन में क्या होगा, यही मीडिएटर्स सारे जो रिलीज इनकी हम बात कर रहे थे, मीडिएटर्स रिलीज होंगे। और ये मीडिएटर्स बेसिकली क्या करते हैं, ये आपके
बॉडी की डिफेंस प्रोसेस में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या करेंगे, वेजोडाइलेशन करेंगे, ठीक है। जो भी एपिथेलियल सेल्स पे आपकी जो बेसिकली ये जो भी हम यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, ये जो बेसिकली आपकी ब्लड वेसल्स पे जो भी हिस्टामीन वगैरह का जो इंटरेक्शन आता है उसमें वेजोडाइलेशन होती है, ठीक है। आपकी ब्लड वेसल्स ब्रॉड होंगी, जब उनका डायमीटर इंक्रीज करेगा, ठीक है। डायलेशन हो रही है बेसिकली आपकी ब्लड वेसल्स की, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वैस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज होती है। वैस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी फ्लूइड्स ज़्यादा इजीली मूव कर सकते हैं। बॉडी फ्लूइड्स मूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके साथ एसोसिएटेड सेल्स भी उस साइट ऑफ इन्फेक्शन पे इजीली पहुंच सकते हैं, ठीक है। डायलेट हो गए हैं वेसल्स, तो उससे क्या होगा कि जो रिक्वायर्ड टाइप के सेल्स जो वहाँ पे रिक्रूट होने थे साइट ऑफ इन्फेक्शन पे, वो वहाँ पे इजीली पहुंच सकते हैं। और अल्टीमेटली क्या होगा कि जो इन्फ्लक्स हो रहा है डिफरेंट तरह के प्लाज्मा के मीडिएटर्स का, और जो डिफरेंट तरह के इम्यून सेल्स वहाँ पे रिक्रूट हो रहे हैं, अल्टीमेटली क्या होगा, वो स्पेसिफिक साइट ऑफ इन्फेक्शन पे उस पैथोजन को, उस पैरासाइट को रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो डैमेज कॉज करते हैं इस पैरासाइट को। मतलब जितने भी मेडिएटर्स आपकी बॉडी रिलीज करती है, ये पैरासाइट को इरेडिकेट करने में, उसको रिमूव करने में बॉडी में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन ये हम बात कर रहे थे नॉर्मल रिस्पॉन्स की, लेकिन अगर यही मेडिएटर्स किसी एलर्जन की रिस्पॉन्स में रिलीज हुए हैं, यानी कि किसी ससेप्टेबल इंडिविजुअल में जिसके अंदर एलर्जी डेवलप करने की एबिलिटी है, तो उस केस में क्या होता है, आपकी जो बॉडी है उसमें अननेसेसरली डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस आने शुरू हो जाते हैं। मतलब हाइटेंड या इंक्रीज रिएक्शन होगा, वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, मतलब ब्लड वेसल्स की डायलेशन जो है वो अननेसेसरली इंक्रीज हो रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिफरेंट तरह के इम्यून कॉम्पोनेंट्स जो है वो स्पेसिफिक साइट पर इकट्ठे होने शुरू हो रहे हैं। होगा क्या, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, स्वेलिंग, रेडनेस, इसी तरह के एसोसिएटेड इश्यूज डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। और क्योंकि एक एक्स्ट्रा इम्यून रिस्पॉन्स, डिफरेंट टाइप के सेल्स जहाँ जिनकी जरूरत भी नहीं थी वो वहाँ पे आके रिक्रूट हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली वहाँ पे आपके जो लोकलाइज टिश्यूज हैं उनका डैमेज इंड्यूस होने शुरू हो जाता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? ओके मैम, ठीक है। यस यस मैम। अच्छा, उसके बाद जो मोलेकुलर मेडिएटर्स है बेसिकली जो जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो कि ग्रैन्युलोसाइट्स रिलीज करते हैं, इनको आप क्लासिफाई कर सकते हो प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप्स में, ठीक है। प्राइमरी मेडिएटर्स बेसिकली वो होते हैं जो कि प्री फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। ग्रैन्यूल्स में पहले से बने होंगे और वहाँ पे ग्रैन्यूल्स में ये मास्ट सेल्स के जो ग्रैन्यूल्स हैं या बेसोफिल्स के जो ग्रैन्यूल्स हैं वहाँ पे स्टोर होते हैं, ठीक है। मतलब अगर सेल एक्टिवेट नहीं भी हुआ हुआ, मतलब आके आईजीई ने बाइंड नहीं भी किया हुआ, उससे पहले ही ये ऑलरेडी प्री फॉर्म्ड है और आपके जो है वो मास्ट सेल्स वगैरह में ग्रैन्युलोसाइट्स में स्टोर्ड है, ये रेडीमेड बने हैं। जो सेकेंडरी मेडिएटर्स होते हैं वो एक्टिवेशन के बाद बनते हैं, मतलब कि जो आपका टारगेट सेल है यानी कि मास्ट सेल या बेसोफिल्स एक्टिवेशन के बाद, यानी कि जब कोई स्पेसिफिक आईजीई के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो उसके बाद जो आपकी एक्टिवेशन जो मेडिएटर्स रिलीज होते हैं, जिसमें मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की ब्रेकेज अल्टीमेटली होती है उन स्पेसिफिक सेल्स की, और जब मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स ब्रेक डाउन होंगे एक्टिवेशन के बाद, तो उस केस में जो डीग्रैन्युलेशन होती है, क्योंकि बेसिकली मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेक डाउन हो रही है, ठीक है। तो जो स्टोर्ड ग्रैन्यूल्स से जो रिलीज होते हैं बेसिकली उस टाइम पे जो मेडिएटर्स रिलीज होते हैं वो एक्टिवेशन के बाद होंगे। कुछ है जो प्री फॉर्म है, कुछ जो एक्टिवेशन के बाद बनेंगे और रिलीज होंगे, तो वो आपके सेकेंडरी मेडिएटर्स आ जाते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट टाइप के प्राइमरी मेडिएटर्स आते हैं उसमें हिस्टामीन है, प्रोटीएसेस आते हैं, इओसिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर है, न्यूट्रोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर और हेपरिन आता है। सेकेंडरी मेडिएटर्स में आपके पास प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है, ठीक है, ल्यूकोट्राइन्स आ जाते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको कहा, ये भी बताया था कि कुछ एडिशनल चीजें भी बनाते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स, वो ये है जिनको आप सेकेंडरी मेडिएटर्स कह रहे हैं, जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, ब्रेडिकाइनिन है, ठीक है, और डिफरेंट तरह के कीमोकाइंस और साइटोकाइंस आते हैं, ठीक है। अच्छा, बेसिकली ये जो टाइप 1 के जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में डिफरेंट टिश्यूज और डिफरेंट स्पीशीज डिफरेंट तरह से इंटरेक्ट करते हैं, तो बेसिकली वो क्या रिस्पॉन्स होगा एक स्पेसिफिक एलर्जन के अगेंस्ट किसी स्पेसिफिक टिश्यू का या किसी स्पेसिफिक स्पीशी का, वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के प्राइमरी या सेकेंडरी मेडिएटर्स रिलीज कर रहे हैं, ठीक है।
तो अच्छा, ये वाला जो टेबल है ये आपको बेसिकली यहाँ पे समराइज कर रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी मीडिएटर्स को, ठीक है। ये टेबल आपने करना है, ठीक हो गया। इसमें प्राइमरी मीडिएटर्स में हिस्टामीन हेपरिन आता है, ठीक है। बेसिकली ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये वेस्कुलर परमेबिलिटी वेसोडाइलेशन वगैरह में इन्वॉल्व होंगे, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। सेरोटोनिन है, ये रोडेंट्स में आता है, ये भी इसका भी वही काम है जो हेपरिन और हिस्टामीन कर रहा है, लेकिन ये रोडेंट्स में है, ठीक है, यानी कि जो माउस वगैरह है। इओसिनोफिल केमोटैक्टिक फैक्टर बेसिकली ये इओसिनोफिल कीमोटैक्सिस में इन्वॉल्व है, मतलब ये साइट ऑफ इन्फेक्शन पे या साइट ऑफ जहाँ पे आपको एक्शन रिक्वायर्ड है वहाँ पे ये इओसिनोफिल्स की मूवमेंट को हेल्प आउट करता है। न्यूट्रोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर अगेन न्यूट्रोफिल की कीमोटैक्सिस में इन्वॉल्व होगा, और जो प्रोटीएजेस आते हैं जिसमें ट्रिप्टेज और काइनेज है, ये ब्रोंकियल म्यूकस सिक्रीशन में, ठीक है, आपकी जो बेसिकली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहाँ पे म्यूकस सिक्रीशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसके अलावा ब्लड वेसल्स की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन डिग्रेडेशन है उसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ कॉम्प्लीमेंट स्प्लिट प्रोडक्ट्स की जनरेशन में भी इन्वॉल्व है, ठीक है, मतलब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन में इन्वॉल्व है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया। सेकेंडरी जो आपके पास मीडिएटर्स आते हैं उसमें प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है, ठीक है, ये प्लेटलेट की एग्रीगेशन और डीग्रैन्युलेशन में इन्वॉल्व होगा, ठीक है, मतलब ये सेल ब्लड क्लॉटिंग को कंट्रोल करेगा, ठीक है। और इसके अलावा ये पल्मोनरी जो आपके मसल्स आते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, उसकी कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करेगा। ल्यूकोट्राइन्स जो आपके पास आते हैं, ठीक है, वो बेसिकली अगेन जो वेस्कुलर परमेबिलिटी है, ब्लड वेसोडाइलेशन वगैरह उसको कंट्रोल कर रहा है। और इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्शन है पल्मोनरी मसल्स की, उनको कंट्रोल कर रहा है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स अगेन सेम टाइप की चीजें हैं, उसका भी सेम फंक्शन है। ब्रेडिकाइनिन भी मोर और लेस सेम फंक्शन है। साइटोकाइंस डिफरेंट टाइप की जो आपको यहाँ पे टाइप की एग्जांपल नजर आ रही हैं, इसमें सिस्टमिक एनाफाइलैक्सिस होता है। अभी ये चीजें ये क्या है अभी हम आगे जाके पढ़ते हैं, इसलिए मैं डिटेल अभी यहाँ नहीं बताऊंगी। इसके अलावा कुछ जो है वो एडिशन मॉलिक्यूल्स का एक्सप्रेशन इंक्रीज हो जाता है, आपके एंडोथेलियल के साथ अटैचमेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स की इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा T2 सेल्स और की जो है वो एक्टिवेशन होगी या इंडक्शन होगी, और इसके अलावा IgE की प्रोडक्शन इंक्रीज करने में ये सारे साइटोकाइंस इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। हाँ जी, इज दैट यस क्लियर? मैम। ठीक है, अच्छा जी। उसके अलावा अच्छा, टाइप 1 की जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस आते हैं, इनकी डिफरेंट टाइप्स आती हैं, ठीक है। अब जो अगर सिम्टम्स की बेस पे या सिम्टोमेटिक बेसिस पे या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बेस पे अगर हम टाइप 1 रिएक्शंस की बात करें, तो ये लोकलाइज्ड रिएक्शंस भी हो सकते हैं, जैसे कि हे फीवर वगैरह। हे फीवर क्या होता है वैसे? मैम ये एलर्जिक फीवर होता है ना? हाँ जी, ये जो आपको बेसिकली हे फीवर, ये जो पोलन वगैरह से जो आपको राइनाइटिस वगैरह की ये जो इश्यूज एलर्जी की जो डेवलप होती है उसको हे फीवर कहा जाता है। तो बेसिकली लोकलाइज्ड रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक जगह पे स्पेसिफिक ऑर्गन्स वगैरह पे आएंगे। लोकलाइज्ड रिएक्शन जैसे कि हे फीवर आता है, एटोपिक डर्मेटाइटिस है, ठीक है, जो स्किन के एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो इस केस में लोकलाइज्ड रिएक्शंस भी हो सकते हैं, और कभी कभी सिवियर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस भी हो सकती हैं, जिसमें सिस्टेमिक एनाफाइलैक्सिस होता है और सिवियर अस्थमा भी। सिस्टेमिक एनाफाइलैक्सिस को भी थोड़ी देर में जाके करते हैं डिस्कस। अच्छा, उसके बाद बेसिकली जो आपके क्लिनिकल सिम्टम्स डेवलप होते हैं इन टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस में, किस टाइप का क्लिनिकल सिस्टम जो सिम्टम डेवलप होगा डिपेंड करता है कि जो स्पेसिफिक एलर्जन है वो आपकी बॉडी में किस रूट से एंट्री ले रहा है, ठीक है। आइदर स्किन के थ्रू है या आपके नेजल कैविटी के थ्रू है, ये बेसिकली आपकी बॉडी में एंट्री का पैसेज कहाँ से आ रहा है उसका। उसके अलावा कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कितने अमाउंट में एक्सपोजर हुआ है, ठीक है। उसके अलावा फिर प्रायर एक्सपोजर है कि नहीं, यानी कि ये फर्स्ट एक्सपोजर है या इससे पहले बॉडी जो है वो एक्सपोज हुई हुई है कि नहीं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। मेमोरी सेल्स आपकी बॉडी में डेवलप हुए हैं कि नहीं, और इसके सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जेनेटिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं जो बेसिकली जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आती हैं, उसमें सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है
सिवियर टाइप की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आती है सिस्टेमिक एनाफाइलैक्सिस, ठीक है। ये बेसिकली सबसे ज्यादा जो सिवियर टाइप का एलर्जिक रिएक्शन आपकी बॉडी जनरेट करती है इसको एनाफाइलैक्सिस कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली एक सिस्टमिक आपके ब्लड स्ट्रीम से रिलेटेड है, ठीक है। सिस्टमिक की जब बात आ रही है तो आपकी ब्लड स्ट्रीम से रिलेटेड है, ठीक है। और ये फैटल स्टेट है, ठीक है। और ये बहुत अब्रप्ट रिस्पॉन्स होता है आपकी बॉडी का। विद इन मिनट्स अगर कोई बहुत कुछ सिवियर एलर्जन से एक्सपोजर हो गया तो आपकी बॉडी एकदम से रिएक्ट करती है, ठीक है। और नॉर्मली क्या होता है कि ये उस टाइप के एलर्जन से इनिशिएट होता है जो डायरेक्टली आपकी ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट हो जाए, या जो आपकी या डायरेक्टली आपकी गट में एब्जॉर्ब हुआ हो, या डायरेक्ट जो है वो एब्जॉर्प्शन आपकी स्किन के थ्रू हो, ठीक है। तो जो नॉर्मली सिम्टम्स इस केस में सिस्टमिक एनाफाइलैक्सिस में जो डेवलप होते हैं उसमें एक आपका ब्लड प्रेशर फौरन से ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, जिसको एनाफाइलेक्टिक शॉक कहा जाता है। उसके अलावा आपके स्मूथ मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। ये सारे मेडिएटर्स, ये जो आपके हेपरिन और आपका हिस्टामिन और आपकी जो प्रोटीएजेस वगैरह, ये सब रिलीज बहुत हाई क्वांटिटी में होना शुरू हो जाते हैं। और ये सारे ये जो स्मूथ मसल्स वगैरह हैं इनको इंटरेक्ट करेंगे, इनकी कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएंगी, डिफिकेशन होती है, अनकंट्रोल्ड यूरिनेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा ब्रोंकुलर कॉन्स्ट्रिक्शन होगी जिसकी वजह से आपकी रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो लेबर होना शुरू हो जाएगा, आपकी लेबर ब्रीथिंग स्टार्ट हो जाती है, और अल्टीमेटली जो है वो चोकिंग स्टार्ट हो जाएगी, एस्फिक्सिएशन हो जाएगी जिसको बेसिकली चोकिंग कहा जाता है। अल्टीमेटली तकरीबन बहुत सीवियर रिएक्शन, अगर कोई टाइमली ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, कोई इंजेक्शन जिसको कंट्रोल करने के लिए नहीं देते, तो ये विद इन 2 to 4 मिनट्स एक्सपोजर के डेथ हो सकती है, ठीक है। तो बेसिकली ये होता क्यों है, ये बहुत हाई क्वांटिटी में आईजीई प्रोड्यूस करती है आपकी बॉडी, और जो मास्ट सेल्स की और बेसोफिल्स की जो ग्रैन्युलेशन है वो बहुत हाई क्वांटिटी में होने शुरू हो जाती है। इस टाइप की जो रिएक्शंस हैं वो डिफरेंट तरह के एलर्जेंस ये कर सकते हैं इनिशिएट, लेकिन जिसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट आते हैं उसमें बी वैनम है, ठीक है। जो डिफरेंट तरह के वैनम जिसमें ये बी से वास्प, हॉर्नेट और एंट स्टिंग्स होते हैं, ये एनाफाइलैक्सिस बेसिकली इनिशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा पेनिसिलिन, इंसुलिन और एंटीटॉक्सिन से अगर कोई बंदा एलर्जिक है तो उसके अंदर ये सारे प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकते हैं। और कुछ फूड्स बेसिकली जैसे जो पीनट्स होती हैं, और इसके अलावा कुछ और किसी को नट से प्रॉब्लम है, या सी फूड किसी को एलर्जी है, या लेटेक्स से एलर्जी है, तो उस केस में भी ये सिवियर टाइप के एलर्जिक रिएक्शंस डेवलप हो सकते हैं। और अगर आपने क्विकली इसको ट्रीट नहीं किया, क्विकली कोई मेडिसिन प्रोवाइड नहीं की, तो उस केस में ये हाईली फैटल होते हैं, ठीक है। यस मैम। अच्छा अच्छा, ये तो हमने सिस्टमिक एनाफाइलैक्सिस की बात की जो कि आपके पूरे ब्लड स्ट्रीम से रिलेटेड था। अब हम बात करें लोकलाइज्ड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस की, ठीक है। ये एक दूसरे टाइप का सिम्टम है। लोकलाइज्ड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस में बेसिकली क्या होता है कि आपको नाम इंडिकेट कर रहा है कि ये वाले रिएक्शन ये लोकलाइज्ड होंगे या स्पेसिफिक टारगेट लोकेशन पे होंगे, ठीक है। मतलब इस केस में ये कोई स्पेसिफिक टारगेट साइट होगी जो आपकी बॉडी की इफेक्ट होगी, कोई टिश्यू या कोई ऑर्गन, ठीक है। जैसे नॉर्मली आपकी जो एपिथेलियल सर्फेसेस होती हैं जो कि आपकी बॉडी की जो एलर्जन से एक्सपोज होंगी, वहाँ पे ये सिम्टम्स डेवलप होते हैं। इसमें भी आईजीई ही इन्वॉल्व है, ठीक है। आपको मेन इसके अंदर जो एग्जांपल्स आती हैं उसमें एलर्जिक राइनाइटिस है, ठीक है। बेसिकली हे फीवर जिसमें आपकी नाक जो है वो, राइनाइटिस बेसिकली जो नाक का प्रॉपर्ली नाक बहना बहुत ज्यादा शुरू हो जाता है, ठीक है। आपके बहुत ज्यादा म्यूकस जनरेशन शुरू हो जाती है। आपका जो हे फीवर है, एस्थमा है, उसके अलावा एटोपिक डर्मेटाइटिस है जो स्किन का जो बेसिकली एलर्जिक रिएक्शन डेवलप हो जाता है, जिसमें बम्प्स आपकी स्किन पे आना शुरू हो जाते हैं। अर्टिकेरिया है, ये भी स्किन से रिलेटेड आता है। हाइव्स आते हैं, इसको कॉमन टर्म में हाइव्स कहा जाता है। एंजियोएडिमा है, बेसिकली ये डीप टिश्यूज की स्वेलिंग आती है। और इसके अलावा फूड एलर्जीज, तो ये कुछ लोकलाइज्ड को स्पेसिफिक टाइप के ऑर्गन्स को भी इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कॉमन टाइप के जो लोकलाइज्ड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं उसमें एलर्जिक राइनाइटिस या हे फीवर आता है।
इसमें होता क्या है नॉर्मली, ये वाले सिम्टम्स या ये प्रॉब्लम जनरेट कैसे होगा, इनहेलेशन के थ्रू होता है। एयरबॉर्न एलर्जी जब आप इनहेल करते हैं, जैसे पोलन है, डस्ट है, एनिमल डैंड्रफ, जो बेसिकली ये जो पेट्स की जो स्किन होती है, क्योंकि बेसिकली स्किन ये या उनके बालों से जो प्रॉब्लम होती है, इसके अलावा मोल्ड स्पोर्स होते हैं। तो ये जो बेसिकली एयरबॉर्न एलर्जेंस हैं, इनकी इनहेलेशन से जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं, उस केस में जो IgE एंटीबॉडी रिस्पांस जनरेट होता है और जो आपकी मैस्ट सेल्स की सेंसिटाइजेशन होती है, तो उस केस में फिर जो आपके कंजक्टिवा और जो नेजल म्यूकोजा के सेल्स हैं वो जैसे रिएक्ट करते हैं, मतलब जो आपकी आईज के जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं और जो आपका नेजल म्यूकोजा टिश्यू है वो जिस तरह से रिएक्ट करता है, बेसिकली वो सारे एलर्जिक राइनाइटिस और hay fever में इंपॉर्टेंट होते हैं। इस केस में क्या होगा, अगेन वही एलर्जन आएगा, क्रॉस लिंक करेगा IgE के साथ, और IgE फिर उसके बाद मैस्ट सेल्स के साथ इंटरेक्ट करेगा। मैस्ट सेल्स पे क्या रिलीज करेंगे, हिस्टामिन करेंगे, और इसके अलावा कुछ एडिशनल मेडिएटर्स रिलीज करेंगे, वेज़ोडाइलेशन हो जाएगी, उसके बाद कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा इससे होगा क्या, वेज़ोडाइलेशन हो रही है, आपकी ब्लड वेसल्स जो है या आपकी कैपिलरीज जो है वो डायलेट हो रही है, तो उससे होगा क्या, आपकी आईज में सिक्रीशंस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी, आपकी वाटरी आईज होने शुरू हो जाएंगी, रेडनेस होनी शुरू हो जाएगी, आपकी नेजल पैसेजेस में जो है वो सिक्रीशंस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। एंड अल्टीमेटली आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी स्पूटेंटाइन प्रॉब्लम्स जो है वो एसोसिएटेड इश्यूज डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। और होगा क्या, अल्टीमेटली जो अपेरेंट सिम्टम्स जनरेट होंगे उसमें टेयरिंग होगी, ठीक है, टेयर प्रोड्यूस प्रोडक्शन हो जाएगी, रनी नोज होगा, स्नीजिंग होगी और कफिंग जैसे इश्यूज डेवलप होते हैं, ठीक है। यस यस मैम। मैम। अच्छा, फूड एलर्जी, अच्छा फूड एलर्जीज की अगर हम बात करें तो फूड एलर्जीज बेसिकली ये एक स्पेसिफिक टाइप की सेंसिटाइजेशन के बड़े कॉमन एग्जांपल है। अच्छा, बच्चों में फूड एलर्जीज जो है वो ज़्यादा एनाफाइलेक्टिक रिस्पॉन्सेज जनरेट करती हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर एलर्जिक रिस्पॉन्स, ठीक है, क्योंकि इस केस में जो एलर्जेंस हैं वो डायरेक्टली गट वॉल में जाते हैं, जो है वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं और फिर अल्टीमेटली सर्कुलेशन में जाते हैं। तो ये बच्चों में ज़्यादा इश्यूज डेवलप करते हैं, और स्पेसिफिकली अगर इन्फेंट्स की बात करें और टोडलर्स की, तो उनमें 6 to 8% जो है वो ज़्यादा चांसेस होते हैं फूड एलर्जी के एज कम्पेयर टू कि जब वो थोड़ा मेच्योर एज की तरफ मूव करते हैं, तो फिर बॉडी डिफरेंसेस थोड़े से अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। तो वक्त के साथ साथ फूड एलर्जीज कंट्रोल भी की जा सकती हैं, हो जाती हैं कुछ ट्रीटमेंट्स के साथ या कुछ और प्रोसीजर्स के साथ। इसके अडल्ट्स की अगर बात करें तो तकरीबन 4% अडल्ट्स होते हैं जिनके अंदर जो है ये फूड एलर्जीज परसिस्ट करती हैं या वो लेटर टाइम में भी डेवलप कर सकते हैं। कॉमन टाइप के फूड एलर्जेंस अगर बच्चों की बात की जाए तो उसमें बेसिकली काउ मिल्क आता है, ठीक है, एग्स आते हैं, पीनट्स आती हैं, पीनट्स आते हैं, सोया बीट है, फिश है, शेल फिश है। अडल्ट्स के लिए भी नट्स, फिश, शेल फिश मेन पॉजिटिव एजेंट्स हैं, ठीक है। काफ़ी तरह के जो फूड एलर्जेंस होते हैं उनका केमिकल नेचर क्या है, ये वाटर सॉल्युबल ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, और मोस्टली जो है ये हीट स्टेबल है, ठीक है, एसिड स्टेबल है, प्रोटीन स्टेबल है। तो इस वजह से जो है वो आपकी गट में जाके आपकी जो बेसिकली आपकी जो स्टमक में जो एसिडिक कंडीशन है ये उसको जो है वो उससे इफेक्ट नहीं होंगे, और ये बड़ी देर में डाइजेशन जो है वो डिलेड होती है, और डिलेड डाइजेशन होगी तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट भी नहीं हो रहा है आपकी बॉडी में, तो ज़्यादा देर तक जो है वो सेम फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, तो अगेन जो है वो हाइटेंड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा, ठीक है। अभी तक क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। एक सेकंड ओके, थोड़ा सा रह गया, फिर हम पिछले वाले को थोड़ा सा करते हैं तो टाइम गोज। ओके, डायग्नोस्टिक टेस्ट्स और ट्रीटमेंट्स जो है वो अगर हम एलर्जिक रिएक्शंस के लिए करें उसकी बात करें तो बेसिकली जो IgE मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं उसके लिए बड़ा जनरलाइज्ड टेस्ट है। आपको स्किन टेस्ट का पता है? अगर कोई एलर्जिक
एलर्जी चेक करने के लिए स्किन टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, डाई के लिए अक्सर करते हैं परफॉर्म। किसी को पता हो यस कैसे मैम, करते हैं? कैसे करते हैं? यस मैम। कैसे करते हैं? जी मैम, वो एलर्जन लेके उसको थोड़ा सा उसका प्रिक लगा के तो उसमें ऑब्जर्व करने की कोशिश की जाती है। फिर ये होता है कि वो जो एरिया होता है वो थोड़ा स्वेल कर जाता है, तो उसकी मेजरमेंट करके उसको पॉजिटिव या नेगेटिव डिक्लेयर कर वो देते तो हैं। अच्छा नहीं, आपने तो जनरलाइज बताया ना, मैं डाइज के लिए पूछ रही थी। जैसे अगर कोई आपने हेयर डाई लगाना है उसके लिए भी एक कहा जाता है ना एक तरीका कि आप क्या करें। आप बेसिकली अपने जो है वो अपनी आर्म जो आपकी एल्बो है, आप इसकी एल्बो की बैक पे अक्सर कहा जाता है आप थोड़ा सा जो है उसको लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, और जी अगर आपकी मैम, रिएक्शन टेस्ट डोज कहते हैं उसको, तो टेस्ट डोज दे दी जाती है, लगा दी एग्जैक्टली तो जाती है। वो मैम लड़कियों को बेसिकली पता होगा इसका, वो ही बाल डाई करते हैं। नहीं, ये जनरल प्रोसीजर है, कोई भी डाई कर सकता है। तो हेयर डाइज के लिए तो बेसिकली अगर आपकी जो क्या नाम है आपकी स्किन रिएक्ट नहीं, अगर तो कोई रेडनेस या कोई इस तरह का इशू नहीं आता 24 आवर्स के बाद भी, तो यू आर गुड टू गो विद द डाई। अदरवाइज आपको अगर कोई ऐसी रेडनेस आ रही है तो यू शुड अवॉइड दैट प्रोडक्ट। ठीक है, इसी तरह से बेसिकली स्किन टेस्टिंग है जो कि ये इनएक्सपेंसिव प्रोसीजर है। ठीक है, ये जो तरीका अभी अंजार ने बताया, बेसिकली मेन प्रोसीजर उसके लिए वही वाला है। उस केस में ये सेफ है, इनएक्सपेंसिव है। इस केस में आपको क्या आप एट अ टाइम मल्टीपल टाइप के एंटीजेंस को या एलर्जेंस की इफेक्ट को चेक कर सकते हैं। इस केस में आप क्या करते हैं, आपको जो पोटेंशियल या जो एलर्जेंस हैं आप उसको स्पेसिफिक स्किन में इंट्रोड्यूस कराते हैं लोकलाइज साइट, जैसे फोर आर्म में या बैक पे आप जो है वो क्यूटेनियसली आप उसको थोड़ा सा इंजेक्ट करके, इंट्राडर्मल इंजेक्शन होते हैं। ठीक है, स्किन के नीचे आप उसको इंजेक्ट करते हो, और उसके बाद जो है वो आप 30 मिनट्स के बाद जो है वो आप स्पेसिफिक साइट को री एग्जामिन करते हैं। रेडनेस और स्वेलिंग डेवलप हो जाए तो उस केस में जो है वो आप कहते हैं कि ये एलर्जन है, अदरवाइज जो है वो वो जो है वो नेगेटिव रिजल्ट होता है। इसके अच्छा लेस कॉमनली, ये तो कॉमन प्रोसीजर है, उसके अलावा कुछ एडवांस प्रोसीजर्स भी यूज किए जाते हैं जिसमें सीरम लेवल्स में कुछ स्पेसिफिक एलर्जेंस की क्वांटिटी भी जो है वो क्वांटिफाई की जाती है, जैसे कि IgE को मेजर करने के प्रोसीजर्स इन्वॉल्व हैं जिसमें एलाइजा परफॉर्म किया जाता है, या वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्नोलॉजीज भी यूज की जाती हैं। बट ये रेयर केसेस में होता है क्योंकि ये एडवांस टेक्नोलॉजीज है, एक्सपेंसिव है, तो इतनी कॉमनली यूज नहीं करते। ये आपको जो मैं बता रही थी बेसिकली ये वही है स्किन टेस्टिंग जो हाइपर सेंसिटिव में डिफरेंट। अच्छा, ये हिस्टामीन बेसिकली पॉजिटिव कंट्रोल और नेगेटिव कंट्रोल में कुछ सलाइन वगैरह बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, यहाँ पे कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं हो रहा। इसके अलावा फिर जो डिफरेंट तरह के स्पेसिफिक टाइप के एलर्जेंस हैं उनकी इंजेक्शन के बाद 30 मिनट्स के बाद जहाँ जहाँ रेडनेस या स्वेलिंग आ रही है वो बेसिकली पॉजिटिवली शो कर रही है कि ये एलर्जन है या नहीं है। ओके, ट्रीटमेंट हम कैसे देते हैं एलर्जीज के लिए? जो ट्रीटमेंट है बेसिकली मेन जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि आप अवॉइड करें एलर्जन से एक्सपोजर। लेकिन अच्छा, फूड वगैरह में तो आप एक्सपोजर अवॉइड कर सकते हैं कि आप वो स्पेसिफिक फूड ना लें। आपको पता हो कि मुझे पीनट से एलर्जी है या मुझे इस चीज़ से मसला है तो आप वो ना लें। ठीक है, लेकिन जो एरो एलर्जेंस होते हैं यानी कि जो पोलन वगैरह उसको तो नहीं आप अवॉइड कर सकते, मास्क वगैरह भी करेंगे, लेकिन फिर भी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप कंप्लीटली जो है वो अवॉइड नहीं कर सकते। तो उस केस में फिर कुछ डिफरेंट टाइप की इम्यूनोलॉजिकल और फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस या प्रोसीजर्स यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, जो कि सिम्टम्स को एलिविएट करने में या कम करने में यूज होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोसीजर्स भी हैं कि जो आपको एलर्जी डेवलप हो ही ना, ऐसे भी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। ड्रग्स नॉर्मली जो यूज की जाती है एलर्जिक रिस्पॉन्सेज को कंट्रोल करने में, डिकंजेस्टेंट्स आते हैं। ठीक है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी इनके में। एंटी हिस्टामीन्स आती हैं जो आप एंटी एलर्जिक टैबलेट्स लेते हैं, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट्स होते हैं। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, बेसिकली स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। ये कुछ स्पेसिफिक एक्सट्रीम केसेस की बात की जा रही है। डीकंजेस्टेंट्स में जैसे आपके जो नेजल स्प्रेज वगैरह होते हैं, ये जो आपके इनहेलर्स वगैरह होते हैं, ये आपके डीकंजेस्टेंट्स में आते हैं। ठीक है, इम्यूनोथेरेप्यूटिक्स के अच्छा इसमें कुछ इम्यून बेस्ड थेरेपी भी होती है जिसमें आप IgE एंटीबॉडीज भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बॉडी के अंदर, जिसमें एक जो
सर्टिफाइड या अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है वो ओमेलिसिन, हाँ मुझे इसका प्रोनाउंसिएशन भूल गया, व्हाट्सएवर, मुझे एक्चुअली नहीं याद आ रहा, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी, मुझे याद है, मुझे इसका प्रोनाउंसिएशन भूल गया। सो इट्स ओमेलिजुमैब। ओके, तो बेसिकली ये जो है ये एंटी आईजीई एंटीबॉडी बेसिकली एंटीबॉडी बेस्ड ट्रीटमेंट है, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ठीक है, और इतना ज़्यादा मतलब इसकी एक्टिविटी मोरलेस उतनी है जितनी अच्छा एंटीहिस्टामिन्स बेसिकली दो टाइप की होती हैं, क्लास 1 टाइप जनरेशन 1 होती है, जनरेशन 2 होती है। तो जो जनरेशन 2 होती है एंटीहिस्टामिन्स की बेसिकली वो जो इम्यूनोथेरेप्यूटिक्स बेसिकली यूज की जाती हैं मोर लेस उनका कंपैरेबल इफेक्ट होता है, तो इसलिए इम्यूनोथेरेप्यूटिक्स इतनी कॉमनली यूज नहीं की जाती, अवेलेबल है बट इतना कॉमन यूजेज नहीं है इसका, ठीक है। यस मैम। अच्छा, desensitization again the word indicates that okay इस केस में अगेन अच्छा डिसेंसिटाइजेशन मतलब कि आपकी बॉडी को डिसेंसिटाइज किया जाए, यानी कि ओवर एक्सपोजर आपकी बॉडी को टाइम टू टाइम एक्सपोज किया जाए किसी स्पेसिफिक एलर्जन के अगेंस्ट, तो आपकी बॉडी ऑलरेडी इक्विप हो जाए उसके अगेंस्ट। रिपीटेड एक्सपोजर इंजेक्शन के थ्रू, जैसे कि अक्सर जो है वो वैक्सीनेशन का भी प्रोसेस जो है वो एलर्जी के अगेंस्ट, पोलन एलर्जी के अगेंस्ट भी या यूज करते हैं लोग, तो बाय इंजेक्शन और स्किन के थ्रू या इंजेक्शन के थ्रू रिपीटेड एक्सपोजर एक स्पेसिफिक टाइप के एलर्जन का कंट्रोल क्वांटिटी में अंडर जो है वो सुपरविजन अगर आप ये प्रोसीजर करें तो उस केस में आपकी बॉडी डिसेंसिटाइज हो जाती है, मतलब एक रिपीटेड एक्सपोजर के बाद आपकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक एडवर्स रिएक्शंस है वो कंट्रोल कर लेती है। अच्छा, बेसिकली इनिशियली इस प्रोसेस के लिए एलर्जी शॉट्स का नाम भी लिया जाता है, ठीक है। बेसिकली ये जो वैक्सीनेशन भी कह सकते हैं इस केस में, इसमें अक्सर औकात एलर्जिक राइनाइटिस वगैरह कंट्रोल करने के लिए, जैसे पोलन वगैरह के जो इश्यूज होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए ये प्रोसेस यूज किया जाता है, ठीक है। डी से मैं आपको नया आज का ये वाला लेक्चर तो कंप्लीट हो गया, आपकी पिछले वाले जो इम्यूनाइजेशन वाला काम था वो थोड़ा सा रह गया था, आपके 3-4 स्लाइड्स रहती थी, ठीक है। तो वो मैं आपको नया लिंक भेजती हूँ, मैं आपको वो 3-4 स्लाइड्स भी कवर करा के तो फिर मैं आपको फिर फाइनल्स का मैं आपको कोर्स वगैरह भी बताती हूँ, ठीक है। ओके मैम। ओके, मैं भेजती हूँ आपको नया लिंक।